नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दी सॉइल। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन कैसे होता है और उसका इमोबिलाइजेशन कैसे होता है, उस पर हमारा चर्चा रहेगा। देखिए, मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन हेडिंग डाल दीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको। इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दी सॉइल। अब देखिए, नाइट्रोजन जो अवेलेबल है सॉइल के अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में होता है। हमको पता है कि भाई नाइट्रोजन जो है वो उसका मेजर सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ही है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ते हैं और उसको मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। या बड़ा सिंपल सा कहें कि जो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसे अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन क्या है? मिनरलाइजेशन कन्वर्जन ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, और ये काम होता किसके द्वारा है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। एक्चुअल में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ब्रेक डाउन करते हैं, ये उसको तोड़ने का काम करते हैं। सारा डिकम्पोजिशन का काम मिट्टी में करता ही कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को और उसको तोड़ देते हैं मिनरलिक फॉर्म में या मिनरल फॉर्म में। और जब एक बार वो मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। और एक होता है इमोबिलाइजेशन, जस्ट इसका उल्टा है। इमोबिलाइजेशन, इस अवेलेबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अनअवेलेबल फॉर्म में। अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अनअवेलेबल फॉर्म। ये काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। इमोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना या अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। यहां पर ये मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, ये CN रेशो पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यानी CN रेशो जो है वो इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इफेक्ट ऑफ CN रेशो मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन पर CN रेशियो का क्या प्रभाव है उसको समझिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी स्टबल के अंदर कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू है, उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर 30:1 से ज़्यादा है। ये चीज़ें आपने जैसे सॉर्गम के अंदर सुनी है। एक प्रक्रिया होती है, एक कह सकते हैं फिनोमिना होता है सॉर्गम के अंदर, सॉर्गम सिकनेस। तो सॉर्गम के अंदर क्या रहता है? CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा CN रेशियो होने की वजह से उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है। डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होगा तो जो आगामी फसल होगी, जो आने वाली फसल होगी, उसके लिए नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाता है। उसको सॉर्गम सिकनेस कहते हैं। उस कंडीशन में हमें अलग से नाइट्रोजन देना पड़ता है। तो जब CN रेशियो 30:1 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इमोबिलाइजेशन होता है। पहली कंडीशन क्या है? CN रेशियो अगर यहाँ पर 30:1 से ज़्यादा है तो क्या होगा भाई? इमोबिलाइजेशन। तो वहाँ पर इमोबिलाइजेशन होगा। यानी जो नाइट्रोजन है, जो मिनरल्स है, वो आपके अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर CN रेशो 20:1 से कम है, एक कंडीशन ये है कि CN रेशो ये है भाई आपका लेस देन 20:1, ध्यान रखिएगा 20:1 से कह रहा हूं मैं, तो फिर मिनरलाइजेशन होगा। तो फिर वहां पर मिनरलाइजेशन होगा। यानी कि एक अच्छा स्टबल, एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर वही माना जाता है जिसमें CN रेशो 20:1 से कम हो, तो उसका मिनरलाइजेशन अच्छे से होता है। और अगर CN रेशो 50 और 30 के बीच में है, तो अगर यहाँ पर CN रेशो एक रेंज में प्रेजेंट है, CN रेशो यहाँ पर 15:1 से लेकर के 30:1 के बीच में है, तो यहाँ पर तो 20 से भी नीचे और 20 से ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पर मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन दोनों होते हैं, बोथ
मिनरलाइजेशन भी होगा और इमोबिलाइजेशन भी होगा। तो मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों ही होंगे। याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों पर ही। CN रेशो 30:1 से ज़्यादा है तो इमोबिलाइजेशन होना है, CN रेशो 20:1 से ज़्यादा है, कम है तो मिनरलाइजेशन होना है, और CN रेशो 15 और 30 के बीच में है तो मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों होते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेप्स की बात करें कि मिनरलाइजेशन होता कैसे है, उसके बारे में चर्चा करें। स्टेप्स ऑफ द मिनरलाइजेशन, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले तो हमें मिनरल्स के सोर्स चाहिए, नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो। तो जैसे मान लीजिए ये रहा भाई हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में कुछ भी हो सकता है, प्लांट रेसिड्यू हो सकता है, एनिमल रेसिड्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट रेसिड्यू है, इसके अंदर प्रोटीन भी होगा। बिल्कुल होगा जी भाई, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल इसके अंदर प्रोटीन हो सकता है। तो भाई इसके अंदर जो प्रोटीन है वो टूटेगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन, टूटेगा। कौन तोड़ेगा इसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ेंगे, बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ेंगे। किस किस में तोड़ेंगे? जब प्रोटीन टूटता है तो उस प्रोटीन में क्या होता है? मेन अमाइनो एसिड होता है, तो अमाइनो एसिड, अमाइड्स, अमीन्स, ये सब चीजें इसमें से रिलीज होंगी। अमाइनो एसिड निकलेंगे इसमें से, ठीक है, अमाइड्स निकलेंगे इसमें से, और अमीन्स निकलेंगे इसमें से। ये सारी चीजें निकलती हैं। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लिखा है अमीन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है NH2, यानी कि प्रोटीन को तोड़ करके अमीन्स बनाया जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं एमिनिजेशन। ये है स्टेप फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको? एमिनिजेशन, जिसमें क्या बन रहे हैं भाई? अमीन्स बन रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, NH2, एमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि वो बात और है कि उसमें अमाइड और अमाइनो एसिड भी साथ में बन रहा है, लेकिन हमारे काम की चीज अभी फिलहाल क्या है? एमीन्स है। और ये कर कौन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। अमीन्स बन गए। अब आते हैं स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड, अब क्या होगा भाई? वो वाला सेकंड लिख लीजिए। अरे ये कहां से आ गया? ये वाला सेकंड। अब भाई ये जो अमीन्स है NH2 है, इसके आगे की कहानी देखो। अमीन्स बन के तैयार हो गए। अब ये जो अमीन्स हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अमीन्स को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे। ये अमीन्स कन्वर्ट होंगे किसमें? NH4 पॉजिटिव में, अमोनियम आयन में, ठीक है। और किसके द्वारा कन्वर्ट होंगे? बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो खेल ही निराला है, वो तो सब जगह है भाई, हर जगह पर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेकार भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए थे, अरे होने बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए अच्छे ही हैं। कुछ ही है जो बेकार हैं, जो हार्मफुल हैं, जो हमको बीमारियां करते हैं, प्लांट में बीमारियां करते हैं। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अच्छे ही हैं। कल्पना करो, सोचो कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर नहीं होते तो क्या होता? सोचो क्या होता? डिकम्पोजिशन ही नहीं होता। यानी कि ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है ना, ये डेड बॉडी से भरी होती। पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, ये पूरा की पूरा जो पृथ्वी है ना, ये हमारी डेड बॉडी से भर जाती। क्योंकि भाई जंगल में आप जाओगे, रोज कोई ना कोई पेड़ टूट रहे हैं, कहीं से टहनियाँ टूट रही हैं, पत्तियाँ गिर रही हैं, लोग जानवर मर रहे हैं। इन सबको डिकम्पोज कौन करेगा? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो इन सब का डिकम्पोजिशन कौन करता? फिर भर जाता, हमारा पूरा प्लानेट जो है वो लाशों से भर जाता, प्लांट एनिमल इनकी डेड बॉडी से भर जाता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। डिकम्पोजिशन तो वहीं से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, कुछ को छोड़ करके। कुछ हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, बेकार हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म बढ़िया ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो NH2 है ये आपका NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट, यहाँ पर अमोनियम आयन बना है, इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इस स्टेप को? अमोनिफिकेशन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिफिकेशन में क्या है? अमोनियम आयन बन गया। अब अमोनियम आयन बन गया, अब जो प्लांट्स अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जिन प्लांट्स को अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करना, उनको तो नाइट्रेट चाहिए। तो अब यहाँ पर तीसरी स्टेप होगी।
स्टेप थर्ड, देखो एब्जॉर्ब तो यहीं से हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अमोनियम आयन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खास करके अगर मैं बात करूं रिड्यूस्ड कंडीशन की, अगर कहीं पर रिड्यूस्ड कंडीशन बन रही है, रिड्यूस्ड कंडीशन का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन कहाँ नहीं होगी भाई, जैसे कि वाटर लॉक्ड कंडीशन जो होती हैं, वाटर लॉक्ड कंडीशन। अब वाटर लॉक्ड कंडीशन, पानी भरा हुआ है, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं चावल की, तो पैडी पानी भरा पड़ा है, उसके अंदर खूब पानी है, उसमें ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई, मतलब रिड्यूस्ड कंडीशन हो गई। रिड्यूस्ड कंडीशन में प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर जो एब्जॉर्ब करता है वो अमोनियम फॉर्म में, या कह रहे हैं अपन ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर उसमें हमको अप्लाई करनी चाहिए वो अमोनियम वाले करने चाहिए, तो इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स को ना अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करना, वो नाइट्रेट फॉर्म में चाहता है, तो फिर आगे स्टेप करो भाई। अब क्या होगा, ये जो अमोनियम आयन है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। यहां पर अमोनियम आयन बन चुका है NH4, ये कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेट मतलब NO3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, पहले ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट बोले तो NO2 नेगेटिव, और फिर उसके बाद जाता है ये नाइट्रेट में। तो ये डायरेक्ट वाली लाइन यहां से हटा दो, तो यहां पर नाइट्रेट बनता है बाया नाइट्रेट। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन। पिछली क्लास में भी बताए थे, पिछली क्लास भी पढ़ लिया करो। तो नाइट्रिफिकेशन में दो स्टेप है, एक तो है भाई स्टेप फर्स्ट और ये है स्टेप सेकंड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनता है, NO2 बनता है, और यहां पर जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है वो है नाइट्रोसोमोनास। बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया किस स्टेप पर इस्तेमाल होता है, तो यहां पर यूज किया जाता है। यूज क्या जाता है, ये खुद यूज करते हैं, ये अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और यहां पर बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ये बैक्टीरिया यहां इस्तेमाल होता है, इस पर लगा दो IMP, नाइट्रोसोमोनास इस स्टेप पर और नाइट्रोबैक्टर इस स्टेप पर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई नाइट्रिफिकेशन के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन के अंदर दो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, एक नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है और एक नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, तब जाकर के नाइट्रेट बनता है। तो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को तो भाई फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जितने अच्छे ये बैक्टीरिया होंगे उतनी ज़्यादा नाइट्रेट बनेगा। तो ये बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन क्या है, 30 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछ लेते हैं नाइट्रिफिकेशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर कौन सा है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में ये नाइट्रिफिकेशन के लिए नहीं है, ये फेवरेबल टेम्परेचर तो इन बैक्टीरिया के लिए है। जब फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा नाइट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, तो प्लांट्स के लिए फायदेमंद वाली हुई है। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस बढ़िया है। पीएच बढ़िया पीएच रखियो, मेंटेन करके रखो भाई, पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच का पीएच मेंटेन करके रखो। तो यह नाइट्रिफिकेशन के लिए बढ़िया प्रोसेस या बढ़िया स्टेप या बढ़िया फेवरेबल कंडीशंस मानी जाती हैं। क्लियर, ये कहानी खत्म होती है मिनरलाइजेशन की। तो इस मिनरलाइजेशन के अंदर हमने ये कुछ स्टेप्स पढ़ी हैं, जिसमें अमीनिफिकेशन था, अमोनिफिकेशन था, नाइट्रिफिकेशन था। चलिए भाई, धन्यवाद। जय राम जी की जय हिंद।